इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर से कर रहे हैं। हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का निधन हो गया है। केदारनाथ सिंह 83 साल के थे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। रात करीब 8:30 बजे। पिछले 6 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे और 1 महीने से बीमार चल रहे थे केदारनाथ सिंह। हिंदी के महान कवियों में से एक। 2013 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त जुड़ रहे हैं। राणा जी, एक तो क्या खबर मिल रही है, मृत्यु की वजह क्या रही है, क्या बीमारी थी उन्हें, और क्या बता पाएंगे आप उनके इस निधन से कितना बड़ा शून्य पैदा हुआ है साहित्य जगत में? बहुत बड़ा नुकसान है सुशांत। ये हिंदी साहित्य में जो शीर्ष के कुछ कवि हुए, जिन्होंने कई दशकों तक अपनी छाप हिंदी साहित्य पर रखी, जिनके साए में कई पीढ़ियां पैदा हुई और उन्होंने साहित्य रचना की, उन्होंने अपना मकाम बनाया, उन लोगों की बात में जो सबसे आगे नाम आता है वो केदारनाथ सिंह का आता है। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर आप 2-4 ऐसे कवियों का नाम लें जिन्होंने कई दशकों तक हिंदी साहित्य की न सिर्फ सेवा की, बल्कि उन्होंने अपने साये में पीढ़ियों को पला बढ़ाया और उनको देख करके बहुत सारे साहित्यकार आगे बढ़े, उनमें से केदारनाथ सिंह है। ज्ञानपीठ सम्मान उनके नाम से, व्यास सम्मान उनके नाम के है, अकादमी सम्मान उनको मिला है। पिछले कई दिनों से बीमार थे, उम्र हो चुकी थी, 83 साल के थे और पिछले कई दिनों से मुझे लगता है कि हफ्ते भर से वो एम्स में थे। मेरा उनका रिश्ता एक रहा है, इसलिए मैं उनको बहुत नजदीक से जानता रहा हूं। लेकिन मैं बतौर कवि केदारनाथ सिंह को अगर देखूं तो हिंदी साहित्य में 4-5 नाम अगर मैं लेना चाहूं तो उसमें से केदारनाथ सिंह आते हैं, एक पड़ाव की तरह हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ प्रोफेसर तरुण भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, केदारनाथ जी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी यादें हैं और जो उनका योगदान है हिंदी को लेकर और हिंदी साहित्य को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं और आज कैसे याद करते हैं इस लम्हे में? मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उनका विद्यार्थी भी रहा और एक शिक्षक के रूप में कविता का ऐसा शिक्षक हिंदुस्तान में शायद ही कोई दूसरा रहा होगा। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व की बात है, आधुनिक हिंदी कविता के समृद्ध करने में अद्वैत के बाद जिन 4-5 कवियों का बहुत प्रमुखता के साथ काम लिया जा सकता है, इसमें डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी रहे हैं। और कविता को कठिनता से एक ऐसी दिशा में ले जाना जहां कविता ऐसे लोगों के पास पहुंच सके जिसके लिए कविता वो लिख रहे थे। भारतीय जीवन में आज जहां चारों तरफ किसान उपेक्षा का शिकार है, किसानी जीवन दृष्टि आधुनिक कवियों में सबसे केंद्रीय विषय केदारनाथ सिंह की कविता में रहा है। एक छटपटाहट, एक बेचैनी इनकी कविता में जिस तरह से किसान को लेकर दिखाई पड़ी है, और अक्सर ऐसे तरीके से जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसान की भाषा में, किसान के मुहावरों में एक ऐसी गहरी आत्मीयता के साथ, एक ऐसी ललक और एक ऐसी गहरी बेचैनी के साथ, ये बहुत कम हिंदी कविता और बहुत सरलता से अपनी बात कहते थे। ये भी उनकी खासियत थी। जैसे उनकी पंक्तियां आप याद कीजिए सर, उसका हाथ जब मैंने अपने हाथ में लिया तब मुझे लगा दुनिया को इतना ही सख्त और नर्म होना चाहिए। मतलब 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें इतनी गूढ़ और गहरी बात उन्होंने कही। हमारे साथ अशोक वाजपेयी भी जुड़ रहे हैं, जाने माने साहित्यकार हैं। वाजपेयी जी, आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि केदारनाथ जी जिस सरलता से और जितने कम शब्दों में अपनी बात और बहुत गहरी बात कह देते थे, वो सबके बस की बात नहीं है। देखिए, केदारनाथ सिंह की एक बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी आरंभिक गीतिपरकता को कभी छोड़ा नहीं। वो अपनी बात सरलता से ही नहीं, कोमलता से भी कहते थे और स्मरणीयता से भी कहते थे। तो इसलिए उनका जो पूरा काव्य जीवन है वो बहुत ही सुगठित काव्य जीवन है। उन्होंने कभी कोई कच्ची कविता नहीं लिखी। सारा ऐसा बहुत कम कवि होते हैं जो इतने सुगठित कविता शुरू से लिखते चले आए, और वो एक तरह से अजात शत्रु कवि भी थे।
मुझे ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं मिला जिसने केदार जी की कोई निंदा की हो। स्वयं केदार जी ने कभी किसी की निंदा की हो, ऐसा अवसर भी मुझे नहीं याद आता। तो मैं जिन लोगों जो लोग उनके निकट थे उनमें कभी कभी मैं भी होता था, मैंने कभी उनको किसी के बारे में कुछ कड़ी बात नहीं कहते सुना। अशोक जी, कोई और वाकया याद आ रहा हो जो आप आज हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें? इतना वक्त आपने उनके साथ बिताया। नहीं, वो ऐसे थे, वो बताते थे किस्सा के कैसे जब वो संभवतः MA या BA के छात्र थे तो एक दिन आगे जी आए थे उनके हॉस्टल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उनकी कविताएं मांगने के लिए, प्रतीक पत्रिका के लिए। तो ये इसको वो कभी भूले नहीं। और वो बहुत थोड़े से ऐसे प्रगतिशील कवियों में से थे जिनका गे से बड़ा प्रीतिकर संबंध था। बाकी सबका और उनके बहुत सारे निकट वाले लोगों का संबंध तनावपूर्ण रहा, लेकिन केदार जी का ऐसा संबंध कभी नहीं रहा। अशोक जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि कवि जिस तरह का जीवन जीता रहा है और जैसा जीता है और जिस तरह की उसकी सोच होती है, जिस तरह के परिवेश में वो रहता है, उसकी कविता कमोबेश वैसी ही चलती है। केदारनाथ सिंह की कविता में दो बातें बड़ी अच्छी हैं। पहली बात ये है कि वो भावुक कभी नहीं होते हैं और कभी बौद्धिक आतंक पैदा नहीं करते हैं। वो गांव से शहर को आते हैं, शहर से गांव को जाते हैं। इस तरह के कवि को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उन थोड़े से कवियों में से थे जो पूरी तरह से कभी नागरिक कवि नहीं हुए। वो उनमें एक तरह की ग्रामीणता सहज भाव से बनी रही और ऐसी कविता हिंदी धीरे धीरे होती गई जो बहुत नागरिक कविता है, बहुत शहराती कविता बन गई। उसमें गांव की स्मृति भी नहीं रही। लेकिन केदार जी ऐसे थे जिनके मन में और उनके कवि चित्त में कभी उनके आरंभिक जीवन और गांव इत्यादि की स्मृति गई नहीं। वो बीच बीच में गांव जाते भी थे, बहुत काफी वक्त वो गांव में गुजारते हाँ, नहीं, इसीलिए मैं आपको चूंकि गांव का आपने जिक्र किया है, मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ इसलिए रोकना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बलिया के केदार जी रहे हैं और बिहार उत्तर प्रदेश को एक पुल जोड़ता है जिसको मांझी का पुल कहते हैं और उस तरफ के सभी लोग जानते हैं कि उस पुल की अहमियत कितनी है। मांझी का पुल की कविता है और वह कविता ही नहीं है बल्कि वह पूरा संसार अपने साथ खड़ा करती है, वहां का पूरा परिवेश और वहां का समाज खड़ा करती है और वहां की जो मुश्किलें हैं उसको भी खड़ा करती है। और लगता है कि कोई आदमी कितना सटीक तरीके से अपने सवाल देखता है और अपने जवाब। वहां के अपने गांव के नूर मियां, उनकी एक कविता थी, नूर मियां कोई थे उनके गांव में, ऐसे चरित्रों को भी वो कविता में ला पाए। ये आसान बात नहीं है क्योंकि कविता से इस तरह के व्यक्ति चरित्र बहुत कम आए हैं। एक आध बात त्रिलोचन वगैरह में नगई बरहा महरा वगैरह है, लेकिन केदार जी के यहाँ वो आए और बहुत बिना किसी प्रयत्न के आते थे। ये उनकी स्मृति का जो वितान था वो कभी शहर से आतंकित नहीं हुआ और उसने कभी गांव को छोड़ा नहीं। सर, गांव को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आपको याद होगा, आप उनकी कविता अगर याद करें शहर में रात, उसमें भी जो आखिरी की 2 पंक्तियां लिखते हैं वो कि जब आंख लगे तो सुनना धीरे धीरे कैसे बजती हैं जंजीरें, वो भी बताता है कि वो शहर आ गए लेकिन उस शहर में जो बंधन था उसको वो महसूस करते थे, वो घुटन कहीं ना कहीं महसूस करते थे। हमारे साथ मंगलेश डबराल भी जुड़ रहे हैं, साहित्यकार। मंगलेश जी, आपका भी स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं, तमाम लोग, और चर्चा कर रहे हैं केदारनाथ जी की। आप उनकी क्या स्मृति जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं और क्या अनुभव बता सकते हैं? देखिए, पिछले वर्ष कुंवर नारायण जी और इस वर्ष केदार जी, ये 2 बड़े कवि और रघुवीर सहाय के समकालीन, तो इन 2 बड़ी कवियों का लगातार इस तरह से विदा लेना जो है वो हिंदी कविता के बड़ा दुखद लगता है। और केदार जी बीमार थे जरूर, लेकिन उनके बारे में आशंका बिल्कुल नहीं थी कि वे हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी जो इस उम्र में बुढ़ापे में अक्सर जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे वो बिल्कुल मुक्त थे और वे अच्छी तरह बहुत सक्रिय थे और इस उम्र में एक मनुष्य जितना सक्रिय हो सकता है उससे शायद कहीं अधिक सक्रिय थे। तो इस रूप में भी दुर्भाग्यपूर्ण है और
केदार जी के साथ मेरी बहुत सारी स्मृतियां हैं, उनके साथ यात्रा करने की। कोई अगर आप साझा कर सकें जो यादगार हो। यात्रा की स्मृति है, उदयपुर में हम लोग गए थे, केदार जी, वीरेंद्र नंगवाल और मैं, और हम लोग बड़े लंबे समय तक पैदल घूमते रहे उदयपुर की पहाड़ियों में। और केदार जी बातचीत में इतने 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 सुखद और इतने प्रसन्न रहते थे बातचीत करके कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनसे बातचीत करना हमेशा एक तरह खुशी और सुंदरता इसका अनुभव होता था उनसे। तो ये लगता था कि एक सुंदर मनुष्य है और जो किसी तरह की निराशा नहीं बांटता है, किसी तरह का दुख नहीं बांटता है, यहाँ तक कि वो अपना दुख भी नहीं बांटते थे। जी, आपको उनसे आखिरी मुलाकात याद है सर? आखिरी मुलाकात उनसे आपकी कब हुई? देख रहे, आखिरी मुलाकात तो मेरी कुछ गोष्ठियों में होती रही और आखिरी मुलाकात तो कोई भाई लंबी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब भी वो मिलते थे, एक कवि को दूसरे कवि के प्रति जो सम्मान व्यक्त करना चाहिए, वो एक बिल्कुल एक बराबरी के स्तर पर वो ले आते थे। वे लंबे समय तक अध्यापक प्रोफेसर रहे, लेकिन कहीं से भी गुरुडम उनमें बिल्कुल नहीं था। सुशांत, युवा से युवा व्यक्ति से भी ऐसे मिलते थे जैसे वो उनकी बराबरी पर हो। ये मंगलेश जी, मुझे ये लगा। जी, हेलो मंगलेश जी अभी साथ हैं, इस दौर के बहुत ही मजबूत हस्ताक्षर मंगलेश जी। दो वाकये मेरे पास मैं साझा करना चाहता हूं। मैं डिग्री पार्ट 1 में था और मेरे मोहल्ले में केदार जी की रिश्तेदारी थी, तो वो आए हुए थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि केदारनाथ सिंह आए हुए हैं। तब वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाया करते थे। तो मैं वैसे बाहर निकला तो देखा कि वो मेरे घर के बाहर खेतों का एक लंबा सा सिलसिला चलता है। तो 2-4 लोगों के साथ खेत में निकल गए थे और लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जाकर के वो सरसों के खेतों के बीच में खड़े थे और फिर घूमते फिरते आकर के दरवाजे पर वो बैठ गए थे। तो मैंने केदारनाथ सिंह को पहली बार वैसे ही देखा। पिछले साल जब मंगलेश जी तो उसके गवाह हैं कि पिछले साल जब मेरा काव्य संग्रह था, उसका विमोचन था, तो केदार जी ने उसका विमोचन किया था। तो 2-3 कविताएं जो उनको बहुत ही पसंद आई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हो और अगर तुम इस तरह के पेशे में नहीं होते, इसको पत्रकारिता कहते हैं, तो तुम हिंदी साहित्य में बहुत कुछ कर सकते थे और हिंदी साहित्य में तुम्हारा बेहतर होता अगर तुम इधर आते तो ठीक है, हो सकता है कि मेरी कविताएं अच्छी हों या ना हो, उनको अच्छी लगी हो ना लगी हो, लेकिन उतने बड़े कवि का आपके लिए, आपके लिखे के लिए ऐसा कुछ कह जाना आपके लिए किसी पुरस्कार से कम होता नहीं है। और केदार जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी। जी देखिए, बात यह है कि केदार जी अपने गांव से, अपने कस्बे से जहाँ वो पढ़ाते रहे, अपने पडरौना से, फिर गोरखपुर से और फिर बनारस से, उनकी संवेदना बहुत गहरे जुड़ी हुई, जैसे जैविक संवेदना उनकी यहाँ थी। इसीलिए वो बनारस पर इतनी अद्भुत कविता लिख पाए। बनारस चूंकि उस कविता का जिक्र किया है सुशांत। एक उनकी और कविता है माझी का पुल। माझी का पुल, उसका जिक्र अभी मैंने किया था। हाँ, तो वो एक इतनी अद्भुत उनमें वो थी कि देखिए, एक आदमी गांव से चल करके शहर तक आ जाता है, तो ये तनाव उनमें हमेशा बना रहा कि दिल्ली में आने की असहजता है, दिल्ली में आने के जो तनाव है, तो उनके उसमें वो मूल रूप से लोक संवेदना और कस्बाई संवेदना के कवि थे। लेकिन क्योंकि उनको आजीविका के लिए शहर तक, और वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर तक आना पड़ा, तो वो एक तनाव उनमें हमेशा बना रहा। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने उस ग्रामीण और उस कस्बाई और लोक संवेदना को शहरी संवेदना के बीच प्रतिष्ठा दिलाई। ये उनका बड़ा योगदान है। मुझे लगता है केदार जी को अगर जाना जाएगा तो जो हमारा ग्रामीण परिवेश है और जो हमारा शहरी परिवेश है, इन दोनों के बीच में इतना मजबूत पुल कोई दूसरा कवि नहीं बन पाया जितना केदार जी बने। उनकी कविताओं में खेत, खलिहान, ताल, तलैया बिल्कुल नहीं थे। मैं ये मानता हूँ कि वो नागार्जुन और त्रिलोचन शास्त्री की तरह नहीं थे। केदार जी, मैं यही कहता हूँ जो शहरी कवि और ग्रामीण कवि के बीच में इतना मजबूत पुल। उनका, केदार जी का जो नवगीत से मुक्त होने के बाद, हालांकि उनके नवगीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो आज भी आधुनिक लगते हैं, आज भी वो ऐसा नहीं लगता है पुराने पड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका नया संग्रह
संग्रह आया, उसका नाम है जमीन पक रही है। जमीन पक रही है से लेकर आखिरी संग्रह सृष्टि पर पैरा तक जी, वो एक इतनी अद्भुत यात्रा करते हैं कि जिसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और मंगेश जी, एक चीज जो बार बार मैंने महसूस की उनमें, एक ऐसी सहजता है कि कविता आपको अपने साथ बहा करके लेकर चली जाए, यह कविता की सबसे बड़ी ताकत होती है। कविता जब आतंकित करती है और आपके दिमाग को अपने भीतर दाखिल करा देती है कि आप उसमें इतने गिरा पेच है कि समझने में आपको दिक्कत हो, तो वो कविता थोड़ी आतंकित करती है आपको, लेकिन बड़ी सहजता है, वो अपने साथ लेकर चलते हैं, नदी की तरह, बहते हुए पानी की तरह उनकी कविताएं होती हैं। तो अच्छा, देखने का नजरिया जो जी, तो केदार जी ने जो काम किया हिंदी में वो ये था कि उन्होंने एक नवगीत से यात्रा शुरू करके एक आधुनिक नई कविता और फिर एक अत्यंत प्रगतिशील संवेदना तो टको आए, जिसमें कि मेरे ख्याल से शायद पर्यावरण संबंधी भी अनेक सरोकार हैं जो कि हिंदी के और बहुत कम कवियों में मिलते हैं। खासकर उनका आखिरी संग्रह सृष्टि पर पैरा जो है वो तो पर्यावरणीय चेतना का अद्भुत संग्रह है। तो उन्होंने ये एक हिंदी कविता का जो शहरी गहरापन था, जो नागर एक गहरापन उसका था, उसको उन्होंने बहुत हद तक दूर किया, बड़ी हद तक। ये उनका एक बड़ा योगदान। एक आखिरी बात मंगेश जी जो मुझे बार बार खींचती है, उनके ऑब्जर्वेशन की ताकत और अपनी बात रखने की जो शैली उनकी थी। जैसे बनारस कविता का आपने जिक्र किया, मैं जब कभी बनारस में रहा हूं और घाट पर मैं बैठ करके उनकी कविता के बारे में सोचा करता था, तो मुझे लगता था कि ये आदमी कितना सक्षम कवि रहा है। आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। ये केदारनाथ सिंह। नहीं, वो बिल्कुल निश्चय। और दूसरी बात है, केदार जी आधुनिक हिंदी के उन बहुत कम कवियों में से हैं जिन्होंने हिंदी कविता को बहुत लोकप्रिय बनाया, और वो खुद भी एक बहुत लोकप्रिय कवि थे। मतलब मेरे ख्याल से शायद उनकी अपनी पीढ़ी में शायद बाबा नागार्जुन के बाद कोई इतना लोकप्रिय कवि नहीं हुआ जितने जी। मंगलेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपनी यादें हमारे साथ साझा की। अशोक जी आपका शुक्रिया, प्रोफेसर तरुण आपका शुक्रिया, राणा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो हिंदी के जो मशहूर कवि केदारनाथ सिंह अब हमारे बीच नहीं है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आज उन्होंने एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान वो अब और आगे नहीं लड़ाई लड़ सके इस जिंदगी की, और आखिरी सांस उन्होंने लिया। अब हमारे बीच केदारनाथ सिंह नहीं है। 83 साल की उम्र में उनका निधन।